डॉक्टर सुरेश कुमारी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय एकीकरण है क्या और राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं और इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। ये टॉपिक राजनीति विज्ञान के +2 के विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है और समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रश्न बहुत जरूरी है। तो देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण एक भाव है, एक विचारधारा है जो अपने देश के प्रति लोगों में क्या होती है, उत्पन्न होती है। चाहे कोई व्यक्ति अपने देश में रहता है, चाहे वो कहीं विदेश में रहता है, चाहे वो कहीं 7 समुद्र पार रहता है, लेकिन वो वहाँ बैठा भी राष्ट्रीयता की भावना को अपने मन में जीवित रख सकता है। हम बात करते हैं भारत की। भारत बहुत बहुभाषी देश है, बहुत धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी संस्कृति है, लेकिन बाहर ऐसे विभिन्नता वाले देश में राष्ट्रीय एकीकरण को कायम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि बहुत समय समय पर इनमें आपस में क्या होता रहता है, टकराव होता रहता है। अलग अलग व्यक्ति, देखिए, राष्ट्र को एक तरह से परिभाषित करना बड़ा मुश्किल होता है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम व्यक्ति का ब्लड का सैंपल लेकर ये बता सके कि इसके अंदर कितनी राष्ट्रीयता है। नहीं, उस राष्ट्रीयता को तो सिर्फ महसूस किया जाता है। देश के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, वो सिर्फ महसूस किया जाता है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें दिखाई देती है। राष्ट्रीय एकीकरण की भावना है, वो दिखाई नहीं देती है। ना आप उसको नाप सकते हैं, ना आप उसको तोल सकते हैं, ना आप उसको देख सकते हैं। वो सिर्फ एक महसूस करने की बात होती है। तो भारत जैसे बहुधर्मी, बहुभाषी और अनेक विभिन्नता वाले राष्ट्र में राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखना क्या होता है, एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि किसी भी तरीके से हमें उसको कायम नहीं रख सकता। विनर माइनर कहते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण वो है जहाँ पे हम छोटी निष्ठाओं को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं और देश प्रेम की भावना को क्या करते हैं, खोल देते, ऊपर रख लेते हैं। इसी तरह हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और भूतपूर्व उपराष्ट्रपति फिलोसफर भी थे और डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि राष्ट्र प्रेम जो है, राष्ट्रीय एकीकरण है, वो कोई ईंट और गारे से या ईंट और सीमेंट से आप बना नहीं सकते। वो तो लोगों के दिलों में क्या होता है, पैदा होता है। लोगों को दिलों में उपजता है, एक फसल है जो लोगों के दिलों में क्या होती है, पैदा होती है। उसको आप कुछ चीज़ लेके उसको एक नेशन बिल्डिंग की तरह हम उसको खड़ा नहीं कर सकते कि आपने कोई भवन बनाया और राष्ट्र निर्माण हो गया। नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए हमें क्या करना है, लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न करनी होती है। उस भावना को उत्पन्न करने के लिए हम शिक्षा और देश प्रेम की जो भावना है वो लोगों में उत्पन्न करनी होती है। तो राष्ट्र प्रेम को समझना क्या होता है, बड़ा ही भावात्मक है कि उसको कैसे समझा जाए, कैसे लोगों के दिलों में उत्पन्न किया जाए। वो क्या होता है कि जहाँ पे विभिन्नता होती है वहाँ पर क्या होती है, एक बहुत बड़ी समस्याएं होती है। राष्ट्रीय एकीकरण के बहुत सारे तथ्य ऐसे नहीं हैं जिनमें हमारे देश के अंदर हम कहीं नैतिकता के आधार पर, मूल्यों के आधार पर और बहुत सारे आधारों पर हमें क्या होती है, सहमति बनानी पड़ती है। ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति की बात को नकार दिया जाए, हर एक व्यक्ति की बात को स्वीकार कर लिया जाए तो राष्ट्रीय एकीकरण नहीं होगा। बहुत सारे मूल्यों को कुछ व्यक्तियों को त्यागना होगा और कुछ व्यक्तियों को कुछ दूसरे मूल्यों को अपने अंदर मानना होगा, जब राष्ट्रीय एकीकरण क्या हो सकता है, किसी देश में लागू हो सकता है। तो भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा पैदा होती है। सर्वप्रथम हम देखते हैं जातिवाद। अब देखिए, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। जातियों के साथ साथ उपजातियां भी हैं और जनजातियां भी हैं, ठीक है। और हर एक जाति की अपनी एक अलग से संस्कृति होती है। हर एक जाति अपने आप को कोई बहुत उच्च समझती है और बहुत निम्न समझती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लोगों में
क्या होता है, भेदभाव पैदा होता है। और ये जो भेदभाव होता है वो अपनी अपनी जाति में जब वो निष्ठा रखते हैं, दूसरों की जातियों को वो इग्नोर करते हैं, तो वो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या होता है, बहुत भयंकर होता है। जबकि हमारे संविधान में 17वें अनुच्छेद में अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से खत्म किया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब हम देखते हैं तो आज भी हमें जाति के आधार पर भिन्नताएं, समाज के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हमें भिन्नताएं नजर आती है। और जातियों के आधार पर अलग अलग संघ और अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, जो राष्ट्र से ज्यादा भावनाएं उसमें क्या होती है, निहित होती है। तो जातिवाद की जो एक बहुत कठोर भावना जो लोगों में जन्म लेती है, वो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में क्या करती है, बाधा पैदा करती है। सांप्रदायिकता भी राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे तो ऐसा महसूस किया जाता है कि सांप्रदायिकता की समस्या खत्म हो गई है, क्योंकि मुसलमान अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए। लेकिन उसके बाद भी भारत में 7 धर्मों के लोग निवास करते हैं, जिसमें सिख है, हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई भी है, मुसलमान, ये धर्मों के लोग आज भी अपने अपने धर्म को ये लोग क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। दूसरों के धर्म के प्रति क्या करते हैं, ऐसी भावनाएं रखते हैं कि जिनकी वजह से इनमें आपस में क्या होता है, झगड़ा होता रहता है। कहीं मंदिर को श्रेष्ठ मानना, मस्जिद को मानना, गुरुद्वारे को मानना, तो इस तरह लोगों में क्या होती है, सांप्रदायिकता के आधार पर। और सांप्रदायिकता एक ऐसा कैंसर है जिसको कभी खत्म नहीं किया जाता। एक बार शुरू हो जाता है तो वो क्या करता है कि फैलता ही फैलता चला जाता है, और लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना को दबा देता है, और सांप्रदायिक की भावना धर्म का हैम और धर्म की निष्ठा को क्या कर देता, बहुत ऊपर ले आता है। तो ये हमारे भारत में सांप्रदायिकता है वो एक कैंसर की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और हमारे जो राष्ट्रीय निष्ठा है उसको कमजोर करती जा रही है। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद। अब देखिए, क्षेत्रवाद भी एक बहुत है, यानी कि देश की भावना तो लोगों में कम हो जाती है, क्षेत्र की भावना क्या होती है, ज्यादा बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति हरियाणा का है, कोई राजस्थान का, यूपी का, पंजाब, आंध्र प्रदेश का, जहां का भी रहता है, हम ये भावना अगर वो अपने क्षेत्र से निकाल देते हैं, क्षेत्र की भावना को न मानकर वो राष्ट्र की भावना को अगर महसूस करे कि हम भारतवासी हैं, हम राष्ट्रवासी हैं, ये है। क्योंकि अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, और क्षेत्र की भावनाएं क्यों पैदा होती है, एक क्षेत्र के अंदर एक ही भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हो, एक क्षेत्र के अंदर आर्थिक आधार पर अगर असमानता हो, तो ये भावना क्या होती है, कुछ और ज्यादा पनप जाती है। और दूसरी तरफ अगर भारत में राजनीतिक दलों को जब ये मुद्दा मिल जाता है कि क्षेत्रवाद की भावना है, तो वो उसमें और आग में घी डालने का क्या करते हैं, काम कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां वहां पे सेकना क्या कर देते, शुरू कर देते। तो क्षेत्रवाद है वो भी भारत में बहुत भयंकर समस्या है, क्योंकि भारत आजाद हुआ जब हमारे 14 राज्य थे, आज हमारे राज्यों की संख्या 29 हो गई है। 29 से जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेशों में बनाया गया तो फिर 28 रह गई है। तो वो भी जन्म किससे हुआ, क्षेत्रवाद की भावना लोगों में प्रबलित हो। हम हरियाणवी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, हम ये भाषा बोलते हैं, इतने इतने एरिया को अलग कर दिया जाए, हमारी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। तो इस तरह क्षेत्रवाद को क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। भाषावाद भी भाषा के आधार पर ही भारत में पहला राज्य बना था, और अंतिम राज्य बना वो भी भाषा के आधार पर ही बना है। तो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है कि किसी तरीके से भाषा के आधार पर लोगों में मनमुटाव है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। उत्तर और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में हिंदी ज्यादा बोली जाती है, दक्षिण भारत में कन्नड़, मलयालम और ये तेलुगु, इन भाषाओं का किया जाता है, और अंग्रेजी का इस्तेमाल। तो उनको हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों से क्या होता है, एक तरह से मतभेद होता है, एक दूसरों को देखने का जो नजरिया होता है वो उनका अलग होता है। क्योंकि भाषावाद है वो भी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। भाषा के आधार पर बहुत बड़े बड़े दंगे फसाद हुए, भाषा के आधार पर राज्य बने, भाषा के आधार पर संघ बना लिए जाते, भाषा के आधार पर